हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं भरत कुमार और हम देख रहे हैं मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस और पेपर नंबर 2 है। और इसके अंतर्गत ये अगर मैं बताऊं, ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं, अगर आपको यूनिट के अकॉर्डिंग याद रखना है तो हम यूनिट 4 को देख रहे हैं। यूनिट 4 के अंदर संघीय व्यवस्था की प्रकृति में ये पार्ट 2 है, ठीक है ना। ये पार्ट 2 है और इसमें हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट देखने वाले, और ध्यान रखिएगा इस आज की वीडियो से प्रश्न बनेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप जब भी मेरी क्लास जब भी लें तो नोट्स भी बनाएं, ताकि आपके जो खुद के नोट्स होते हैं ना वो काफ़ी काम आते हैं। दूसरों के नोट्स नहीं होते, अगर आप पढ़ के अपने नोट्स बनाते हो तो वो नोट्स आपके हमेशा काम आते हैं। तो इस तरह से आपकी मंजिल आप खुद को ही तय करनी है और ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो हम बढ़ते हैं। संघीय व्यवस्था में हमने देख लिया था कि भारत एक संघात्मक व्यवस्था की ओर है या एकात्मक व्यवस्था पाई जाती है, तो वो कब अच्छे से हमने क्लियर कर ली थी। अगर आपने नहीं देखा तो वो पहले वाला पार्ट देख लीजिए, आई बटन में दिया है, वहाँ से आप जान लीजिएगा। आज हम देख रहे हैं सहयोगी संघवाद क्या होता है, एकात्मकतावादी संघवाद क्या है और सौदेबाजी वाला संघवाद क्या है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये आपको ध्यान रखना है। जैसा कि ए.एच. बर्स ने ही सहयोगी संघवाद शब्द दिया था। अगर आपको पूछा जाए कि ये सहयोगी संघवाद किसने दिया, सहयोगी संघवाद, ठीक है ना। तो सहयोगी संघवाद किस महोदय ने ये शब्द गढ़ा है, ए.एच. बर्स ने सहयोगी संघवाद शब्द दिया है। अब देखिए सहयोगी संघवाद होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सहयोगी संघवाद की मतलब ऐसी कुछ चीज़ें जिसमें एकात्मक तत्व भी मौजूद होते हैं और संघात्मक तत्व भी होते हैं। और जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया कि भारतीय संघवाद सहयोगी संघवाद और एकात्मकतावादी दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना है कि सहयोगी संघवाद को व्यक्त करने वाले या भारत की शासन व्यवस्था में ऐसे क्या तत्व हैं जो भारत को सहयोगी संघवाद बनाते हैं। प्रश्न ये आएगा कि आप अपने शब्दों में अपने विचारों से सहयोगी संघवाद को स्पष्ट कीजिए। तो सहयोगी संघवाद को स्पष्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि सहयोगी संघवाद शब्द किसने दिया, ए.एच. बर्स ने दिया है। ठीक है, और इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि सहयोगी संघवाद का मतलब ये होता है कि संघवाद को बनाने के लिए केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करें। क्या करें, दोनों मिलकर काम करें। तो ये एक कैसा संघ बनता है, सहयोगी, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो भारत के सहयोगी संघवाद की जैसे बात करें तो ऐसे कुछ तत्व मौजूद हैं। भारत के सहयोगी संघवाद की अगर बात करें तो ऐसे तत्व कुछ मौजूद है जो भारत के सहयोगी संघवाद की स्थापना करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूँ जो ध्यान रखिएगा। सहयोगी संघवाद की स्थापना के तत्व, यानी वे तत्व जो भारत को सहयोगी संघवाद के रूप में स्थापित करते हैं, वे तत्व कौन कौन से हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे। और ध्यान रखिएगा, पहले कहा है अगर आप पढ़ रहे हैं तो नोट्स कीजिएगा, क्योंकि आप सभी स्पेशल हैं और स्पेशल को और सुपर स्पेशल बनाने के लिए नोट्स करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि कौन से तत्व है। पहला तत्व जो भारत को एज ए सहयोगी संघवाद बनाता है, पहला तत्व याद रखिएगा, योजना आयोग और राष्ट्रीय, ध्यान रखिएगा योजना आयोग वर्तमान में तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग बना दिया गया है। क्या बना दिया है? नीति आयोग, नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना है वह 1 जनवरी 2015 को की गई है। ठीक है ना, नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। या आपके कहें भारतीय परिवर्तन संस्था, हिंदी में भी नाम कह सकते हैं।
तो इसकी स्थापना की इसकी जगह। और दूसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद, विकास परिषद, ठीक है। ये दो संस्था ऐसी है जो भारत के लिए सहयोगी संघवाद की स्थापना करती। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलकर केंद्र और राज्य दोनों के लिए विकास के लिए प्लान बनाते हैं, नियोजन इनके द्वारा क्या किया जाता है, विकास नियोजन, क्या विकास नियोजन किया जाता है। और इस तरह से जो प्लान होती है वो इसके द्वारा बनाई जाती है, उसके द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है और फिर इसको लागू करने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। इसलिए ये जो भी योजनाएं बनाती है वो केंद्र और राज्य दोनों के लिए लागू होती है। इस तरह से ये एक ऐसी संस्था है जिसके काम करने को अगर हम देखें तो ये एक सहयोगी संघवाद की स्थापना करती हैं। इसकी जगह नीति आयोग हो गया। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, या हम बात करें कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वो होता था वर्तमान पीएम। जो वर्तमान पीएम है वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा बाकी हर राज्य के मंत्री जो मुख्यमंत्री होते हैं वो इसके सदस्य मेंबरशिप होते हैं। तो ये चीज अब संघवाद को स्थापित करने वाला एक दूसरा तत्व देखिए, ठीक है ना। पहला तत्व हो गया। दूसरा तत्व देखिए जिसके द्वारा भारत में सहयोगी संघवाद की स्थापना होती है। और ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न आएगा तो दोनों लिखना होगा। अब बात आती है नेक्स्ट, वित्त आयोग। और वित्त आयोग की स्थापना भारत के अनुच्छेद 200, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। और ये आपको पता होगा वित्त आयोग का काम क्या है, नहीं पता है तो वापस समझ लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रति 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। और वित्त आयोग है वह केंद्र और राज्यों के मध्य, इसका काम क्या होता है कि केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त, या हम कहें वित्त बंटवारा करती है, पैसे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग का काम होता है कि केंद्र राज्य के मध्य उनके हिस्से का पैसा उन्हें दिया जाए ताकि केंद्र भी अपना काम कर सके, राज्य भी अपने राज्य के लिए योजनाकारी विकास और विकास में योजना बनाने के लिए पैसे लगा सके। तो वित्त आयोग है वह केंद्र राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा करता है। और इस तरह से ये प्रति 5 वर्ष के लिए होता है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो पैसे मिल बांट के यूज करते हैं। इस तरह से दोनों केंद्र राज्य दोनों मिलते सहयोग होकर काम करते हैं। इस तरह से वित्त आयोग की स्थापना केंद्र राज्य दोनों के मध्य की जाती है। तो ये होना प्रूव करता है इस भारत में सहयोगी संघवाद है। और इस तरह से केंद्र राज्यों के मध्य अगर बात करें कोई सुझाव देना हो तो भी इसके द्वारा होता है। अब सहयोगी संघवाद की स्थापना करने वाला तीसरा तत्व कौन सा है जो भारत में सहयोगी संघवाद की स्थापना करता है, तो वह है अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है, अलग से भी प्रश्न आ जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद क्या होती है, कब इसकी स्थापना की जाती है, कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो ये भी ध्यान रखना। जैसे मैं अगर बताऊं थोड़ा बहुत तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, ठीक है ना। अनुच्छेद यहाँ पे 263 के तहत, अनुच्छेद 263 के तहत वित्त अपने अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है केंद्र राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा करना, विवादों का निपटारा करना। समझ में आ रहा है? यानी दो राज्य या फिर राज्यों के केंद्र राज्य के मध्य कोई विवाद हो रहा है, इस विवादों का समाधान करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है। और पहली अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी
1990 में हुई थी। कब हुई थी? 1990 में। अगर आप फुल डेट लिखना चाहे तो मैं बता देता हूँ, 25 जून, ठीक है ना, 25 जून 1990 को अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। और ये अलग अलग, जैसे सरकारी आयोग है, प्रशासनिक सुधार आयोग है, और इसके अलावा राजमन्ना सुधार आयोग है, इन सभी की सिफारिश के बाद केंद्र राज्यों के मध्य झगड़ों को निपटारा करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है। और अंतर्राज्यीय परिषद को अगर बात करें तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है। कौन होता है? पीएम। और बाकी इसके राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो इसके मेंबर होते हैं। इस तरह से ये अंतर्राज्यीय परिषद केंद्र राज्यों के मध्य सहयोग का काम करती है, और यही केंद्र और राज्य यानी संघ और एकात्मक का सहयोग यानी सहयोगी संघवाद की स्थापना करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छे से हम समझ रहे हैं तो मिस नहीं होना चाहिए। फिर बात आती है सहयोगी संघवाद का चौथा पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जैसे समझा रहा हूँ नोट करना है। अगर नोट नहीं किया तो आप महत्वपूर्ण चीज़ें भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगी, इसलिए समय निकाल के इसको समझिए और नोट करिएगा, ठीक है ना। और आपको मैंने बताया है क्योंकि नोट करेंगे तो आपकी इनडायरेक्टली बहुत सी चीज़ें आपके अंदर सुधार होती हैं। तो जब पढ़ेंगे बेमिसाल उन्नति करोगे और आगे भी बढ़ोगे, ये तो चीज़ आपके पढ़ने पे डिपेंड करती है। फिर अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS, IPS, IFS, ये जो सेवाएं होती है, जो जैसे IAS बनता है तो ये भर्ती कौन निकालता है? केंद्र सरकार की ओर। लेकिन ये जो IAS के जो अधिकारी होते हैं काम कहाँ करते हैं? केंद्र के रूप में भी काम करते हैं और राज्यों में भी कलेक्टर के रूप में काम करते हैं। इस तरह से केंद्र सरकार के केंद्रीय कर्मचारी राज्यों में भी काम करते हैं और केंद्र में, तो इस तरह से इनके द्वारा सहयोगी संघवाद, केंद्र राज्य का सहयोग करके काम किया जाता है। तो ये कुछ संस्थाएं हैं जिनके काम और जिनके व्यवहार से ये देखा जाता है कि भारत एक सहयोगी संघवाद है। समझ में आ गया होगा? तो फटाक से बिना टाइम वेस्ट किए स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए। फिर बात आती है कि भारत एकात्मक संघवाद भी है। अब क्यों है तो उसके रीजन यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा, इम्पोर्टेंट था, नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है, और नोट करेंगे तभी आपको याद भी रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि भारत संघवाद तो है ही, ठीक है ना, सहयोगी संघवाद है, लेकिन भारत में कुछ ऐसे तत्व हैं जो भारत को एकात्मक संघवाद की स्थापना करते। कैसे? एकात्मक संघवाद की स्थापना। तो इसको लेकर अगर मैं बताऊं तो जैसा कि यहाँ पे यूनेस्को ने 1973 के संघवाद गोष्ठी में डॉक्टर लक्ष्मण सिंघवी ने कहा था कि भारत में एकात्मक तत्व का भी संयोजन है, आर्थिक मकसद के लिए वह एक एकात्मक सहयोगी भी बनता है। इसलिए भारत में जैसे हम बात करें ये इसके लिए कौन से तत्व हैं, तो जैसे शक्तियों का बंटवारा हो गया हो, शक्तियों का बंटवारा मतलब संघ हुआ, शक्तियों का बंटवारा करना मतलब संघवाद। लेकिन शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में, किसके पक्ष में? केंद्र के पक्ष में शक्तियों का बंटवारा किया, लेकिन केंद्र को शक्तिशाली बनाया। तो इस तरह से एकात्मक संघवाद हो गया। क्या हो गया? एकात्मक संघवाद। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे बताएं तो संघ राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है। क्या है? संघ हो या राज्य, ठीक है, संघ या राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान, ठीक है, एक ही संविधान है और ये एकात्मक व्यवस्था है। एक बात करें, एक ही नागरिकता, भारत में एक ही नागरिकता दी जाती है, बोले राज्य का हो या भारत का नागरिक हो उसे एक ही नागरिकता दी जाती है। फिर स्वतंत्र एवं एकीकृत न्याय व्यवस्था, ये तत्व जो मैं आपको लिखा रहा हूँ ये है भारत के संविधान में, भारत की शासन व्यवस्था में, इसलिए भारत एकात्मक संघवाद कहा जाता है। और भी बहुत सारे तत्व जैसे हम बात करें तो जैसे कि कैग की नियुक्ति, ठीक है, आपको ये तो समझ आ गया। कैग यानी अंकेशक, अटॉर्नी जनरल, जो भारत के लेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। इस तरह से ये लेखा कार्य भी करता है। तो ये जो पद है वो भारत में एकात्मक व्यवस्था को प्रूव करता है। इसके अलावा
जैसे हम बात करें तो केंद्र है वह राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करता है, सीमाओं में परिवर्तन। तो ये तत्व भारत को एकात्मक संघवाद की ओर स्थापित करते हैं। समझ में आ गया, ये नोट कर लीजिएगा। अब बारी आती है सौदेबाजी वाली व्यवस्था। भारत कैसे एक सौदेबाजी वाली संघ व्यवस्था है, आप समझाइए। अगर ये प्रश्न आए तो आप क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? तो हम बात करते हैं कि भारत में बात करें 1989 से लेकर 2009 तक भारत में कोई भी केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार स्थायी नहीं रह पाई, यानी ये दौर था अस्थिरता का दौर, या हम कहें अस्थायी दौर, अस्थायी सरकार का दौर। तो इस समय क्या होता है, अगर आप ध्यान रखें तो इस व्यवस्था में इस समय कोई भी केंद्र सरकार है वो एक अकेली बहुमत वाली सरकार नहीं होती है, तो वो गठबंधन करती हैं। जैसे हम मान लें कि बीजेपी है, कांग्रेस है, ठीक है ना। तो इस समय क्या हुआ कि इस समय कोई भी एक अकेली सरकार बहुमत में नहीं हो पाई, तो उन्होंने क्या किया, ये राष्ट्रीय दल है, इनको अपनी सरकार चलाने के लिए क्षेत्रीय दल पर निर्भर रहना पड़ा। किस पर निर्भर रहना पड़ा? क्षेत्रीय दलों पर निर्भर होना पड़ा। और इस तरह से बात करें तो क्षेत्रीयता का प्रभाव बढ़ने लगा, क्षेत्रीयता का प्रभाव बढ़ा। जब क्षेत्रीयता का प्रभाव बढ़ा तो हम कहते हैं कि भारत में केंद्र, अब क्षेत्रीय दल कहाँ पे होते हैं तो आपको पता होगा, क्षेत्रीय दल है वो राज्यों में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? राज्यों में। और बीजेपी वगैरह ये केंद्र सरकार के दल है, मतलब केंद्रीय दल है, ठीक है ना, राष्ट्रीय दल है। लेकिन केंद्र सरकार चलाने के लिए उनको बहुमत की जरूरत होती है। किसी भी पार्टी को किसकी जरूरत होती है? बहुमत को। तो बहुमत चलाने के लिए किसी भी पार्टी को, केंद्र पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो वह दूसरी पार्टियों से गठबंधन करते हैं, तो उन्हें राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन करना पड़ा। इस तरह से यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ की प्रमुख जो पार्टी है केंद्र सरकार की पार्टी, इनको सरकार बनाने के लिए राज्यों के साथ समझौता करना पड़ा। मान लीजिए जैसे बात करूं, मैं बीजेपी से हूं और मेरी सरकार को बहुमत नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं शिवसेना से गठबंधन कर लेता हूं। किससे कर लेता हूं? शिवसेना से। इस तरह से क्या करता हूं, मैं महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाऊंगा और वहां का समर्थन मुझे केंद्र में भी मिलेगा। इस तरह से मैं राज्यों का सहयोग लेता हूं केंद्र के रूप में, और इस तरह से हम मिलकर क्या स्थापना करते हैं? सौदेबाजी वाली संघ व्यवस्था। क्यों? क्योंकि शिवसेना यानी राज्यों की व्यवस्था को महत्व देना, राज्य शासन व्यवस्था को सहयोगी के रूप में अपनाना केंद्र सरकार के साथ। इस तरह से ये सिस्टम काफ़ी हद तक सौदेबाजी वाली व्यवस्था कहलाती है, यानी एक व्यवस्था, एक सिस्टम चलाना जिसमें सौदेबाजी करना, गठबंधन करना, जुड़ना और सरकार शासन व्यवस्था चलाना। तो ये जो दौर था, ये दौर चला था 1989 से 2009 के मध्य, और ये समय एक ऐसा समय था जिसको हम कहते हैं कि भारत एक सौदेबाजी व्यवस्था की ओर बना। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और जो मैंने ये समझाने का प्रयास किया है ना, तो डेफिनेटली इन दोनों में से एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, और समझ आ गया तो भी कमेंट कीजिएगा, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे दोबारा ऐसे ही इम्पोर्टेंट आपकी वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।